हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स के कंसेप्चुअल टेस्ट के सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और इसके अंदर जो जो आपके डाउट हो वो अच्छी तरीके से क्लियर कर लेना, ट्रिक्स को सीख लेना, फिर आप अगले टेस्ट की तरफ मूव करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहले 1 to 15 प्रॉब्लम का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, फिर नेक्स्ट स्लॉट के अंदर हम लोग नेक्स्ट 16 से लेकर के 30 प्रॉब्लम देखेंगे। तो पहले शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, 300 मीटर साउथ एंड देन 1200 मीटर अपवर्ड, नेट डिस्प्लेसमेंट इज। इसको आप वेक्टर मेथड से कर सकते हो और वेक्टर सम जब हम इन सबका करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अच्छा, एक्सिस हम कैसे लेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। वर्टिकली अप हम लोग के कैप ले लेते हैं, वर्टिकली डाउन हम लोग माइनस के कैप ले लेंगे। नॉर्थ साउथ आप वाई एक्सिस ले लो, वेस्ट ईस्ट आप एक्स एक्सिस ले लो। तो हम लोग आई जे के टर्म में इनको नोटेशन में लेते हुए चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो इस वेक्टर की वैल्यू मेरे पास आएगी 400 मीटर नॉर्थ, तो ये हो गया 400 जे कैप। नेक्स्ट आता है हमारे पास 300 मीटर साउथ, साउथ हो गया माइनस जे कैप, तो माइनस 300 जे कैप। और लास्ट आता है हमारे पास 1200 मीटर वर्टिकली हब, तो ये हो गया 1200 के कैप। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, बट इस प्रॉब्लम में एक ट्विस्ट है और वो छोटा सा है, वो आप देखोगे समझ जाओगे, देखते चलना। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मेरे पास आ गई, ये बचा मेरे पास 100 जे कैप और प्लस 1200 के कैप। अब क्योंकि हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम इसका मॉड ले लेते हैं। तो एस वेक्टर का मॉड हमारे पास हो गया अंडर रूट में 100 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर। अब इसमें से रूट में से आप 100 का स्क्वायर ले लो बाहर, तो बाहर आ जाएगा 100 और रूट के अंदर हमारे पास बचेगा 1 प्लस 12 का स्क्वायर। तो 1 प्लस 12 का स्क्वायर दिस बिकम्स 144। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 144 प्लस 1 दैट मीन्स 145। तो 145 रूट टाइम्स 100। बट आप जैसा देख रहे हो ऑप्शन में एक भी ऐसा आंसर नहीं है। अब ये जो 144 में हमने 1 ऐड किया, अब यहाँ अप्रॉक्सीमेशन में पूरा गेम चलेगा। 144 में 1 ऐड करने पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इस 145 को नियरली 144 ले लेते हैं और अप्रॉक्सीमेशन में अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो वो 1200 मीटर आएगा। तो बहुत से बच्चों को इसमें ये डाउट होगा कि यार इसका आंसर गलत है। नहीं, आंसर नहीं गलत है। जब इस तरीके का केस आता है तो हमें उसमें अप्रॉक्सीमेशन लगाते हुए चलना होता है। तो नियर बाय इसका आंसर 1200 मीटर है और ये 1 वाला पोर्शन उसके सामने आप इग्नोर कर सकते हो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। सेकंड प्रॉब्लम भी अच्छा प्रॉब्लम है। ये कह रहा है पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव x डायरेक्शन विद वेलोसिटी v इक्वल्स टू अल्फा रूट x। तो हमें वेलोसिटी दे रखी है और वेलोसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है अल्फा रूट x। अब हमें पता करना है देन द डिस्प्लेसमेंट वेरीज विद टाइम एज, यानी एक्स की इक्वेशन निकाल के देनी है। तो आप इसे इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लो। यहां पर हम सबसे पहले से dx बाई dt डाल देते हैं इक्वल्स टू अल्फा रूट एक्स। अब x वाला x के तरफ ला करके इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dx बाई रूट एक्स को हम ऊपर ले जाते हैं, तो दिस बिकम्स x की पावर माइनस हाफ इक्वल्स टू अल्फा dt। अब आप इसको इंटीग्रेट करो, x की पावर माइनस हाफ का x की पावर n वाले फॉर्मूले से सॉल्व करो, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये रिजल्ट बनेगा और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से x तक, यहाँ 0 से t तक। तो ये आ जाएगा x की पावर प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1 और नीचे प्लस हाफ, दैट मीन्स 2 रूट एक्स इक्वल्स टू अल्फा और dt का इंटीग्रेशन हो गया t। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए अब हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो 4x अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 और यहाँ से पता चला x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कह रहा है अ पार्टिकल द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन। तो एक्स टी ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो ग्राफ बनाते चलते हैं और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस। तो एक 30 डिग्री के एंगल पर है और एक 60 डिग्री के एंगल पर है। ये ए वाला हो गया और ये बी वाला हो गया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ वी ए बाई वी बी। तो दोनों की वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है। अब एक्स टी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो वेलोसिटी बताता है। तो वी ए की वैल्यू हो जाएगी इस लाइन का स्लोप विच इज 1030 और 1030 आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस बिकम्स 1 बाय रूट 3। वी आप फाइंड आउट करोगे तो दिस वी बी बिकम्स 1060 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ 1060 डिग्री इज रूट 3। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट रेशियो। तो रेशियो ऑफ वी ए बाई वी बी इक्वल्स टू, इसको आप डिवाइड करो, दिस थिंग बिकम्स 1 बाई 3 एंड फाइनल आंसर इज V upon VB equals to 1 by 3. That means D option is correct. Next problem लेते हैं। The numerical ratio of displacement to distance covered is always, ये एक थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। आपने बेसिक थ्योरी में भी इसको पढ़ा होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से या तो बराबर होती है या उससे कम होती है। बराबर तब होती है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। कम तब होती है जब पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन ना हो। मान लो इस तरीके से पार्टिकल चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, बट डिस्टेंस आप देख रहे हो पूरी पाथ लेंथ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। हमें इनका रेशियो निकालना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टू डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉब्लम और फिफ्थ प्रॉब्लम ये कह रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड
from a high rise platform at t equals to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with speed v. The two balls meet after 18 seconds. What's the value of v? तो हमें ये पता करना है दूसरी बॉल की क्या इनिशियल वेलोसिटी थी जिससे 18 सेकंड बाद दोनों एक जगह पर मिल गए। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हाई राइज प्लेटफॉर्म ले लो, फर्स्ट बॉल ये रही और इसको हमने ड्रॉप किया एट टी इक्वल्स टू 0। तो ये बॉल फाइनली इधर है और 18 सेकंड के बाद है। दूसरी बॉल को हमने 6 सेकंड के बाद छोड़ा, आफ्टर 6 सेकंड उसको रिलीज नहीं किया, उसको थ्रो किया नीचे इस तरीके से और फाइनली वो बॉल भी इस बॉल को मिलती है। बट इस ऑब्वियसली इस बॉल को क्योंकि 6 सेकंड बाद छोड़ा गया था तो इस बॉल को फर्स्ट बॉल का टाइम 18 सेकंड है तो सेकंड बॉल का जो टाइम हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का वो हो जाएगा 18 - 6 दैट मीन्स 12 सेकंड। तो थ्रो करने से उसको एक स्पीड मिल गई जिससे उसने वही डिस्टेंस कम टाइम में ट्रैवल कर लिया। तो अब हमें फाइनली पता करके देनी है v की वैल्यू। कैसे पता करेंगे? बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का, ये दोनों का सेम है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन लगाते हैं और दोनों को कंपेयर कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन इसके लिए लगाओगे तो s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ dt स्क्वायर। माइनस इसलिए क्योंकि a का डायरेक्शन दैट मींस a की वैल्यू तो g के बराबर है और नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन हम अकॉर्डिंग टू एक्सिस लेते हुए चल रहे हैं। तो नीचे की तरफ नेगेटिव एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस और क्योंकि g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है इसलिए उसका साइन नेगेटिव हो गया। डिस्प्लेसमेंट आप देखोगे वो भी नेगेटिव एक्ट हो गया। इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की 0 हो गई माइनस हाफ जी और टाइम उसका हो गया 18 का स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। माइनस से ही आप कैंसिल कर सकते हो बट वो आगे हम एलिमिनेट कर लेंगे। सेकंड बॉल के लिए लगाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी नेगेटिव हो गया तो फॉर सेकंड बॉल मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ। माइनस एच इक्वल्स टू माइनस वी टी, टी की जगह हमारे पास आ जाएगा 12 एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अब दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं तो दोनों को कंपेयर या माइनस आप उड़ा दो ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। तो माइनस पूरी इक्वेशन से इधर से गया एज वेल एज इधर से गया। अब दोनों को आप कंपेयर कर दो तो हाफ जी 18 स्क्वायर इक्वल्स टू 12v प्लस हाफ जी 12 स्क्वायर। अब ये डाटा इधर ले आओ और इसमें से कॉमन हो गया हाफ जी 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब आपके पास दो चॉइस है, या तो आप 18 का स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करो या आप a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा लो। a माइनस ए प्लस बी से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो हाफ जी की जगह 10 आ गया, a माइनस बी किया 6 आ गया, a प्लस बी किया 30 आ गया इक्वल्स टू 12v। तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ 2 से ये कैंसिल हुआ 5 और 150/2 दैट मीन्स हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 75 मीटर पर सेकंड। तो ये इसकी अब फाइनल नहीं है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे बॉल को थ्रो किया गया था सच दैट उसने 12 सेकंड के अंदर वो डिस्टेंस कवर कर लिया जो फर्स्ट बॉल रिलीज करने पर 18 सेकंड के अंदर कवर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6। ये कह रहा है मैन इज 45 मीटर बिहाइंड द बस व्हेन द बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट। तो एक पर्सन 45 मीटर पीछे है बस से और जैसे ही बस स्टार्ट होती है मतलब रेस्ट से स्टार्ट होती है वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देती है विद एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विद व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड द मैन स्टार्ट रनिंग टू कैच द बस। तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी से वो दौड़ना शुरू करे सच दैट वो बस को कैच कर ले। तो हमें ये पता करके देना है। तो इसके लिए पहले डायग्राम बनाते हैं। ये प्रॉब्लम आपका हो गया रिलेटिव मोशन का और रिलेटिव मोशन में हम एक ही टेक्निक लगाते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रैक्टिकली देखने का रिलेटिवली देखने का तरीका ये एक के ऊपर बैठ जाओ और उसकी सारी चीजें दूसरे को ट्रांसफर कर दो। तो ये रहा पर्सन, ये फर्स्ट डायग्राम है और ये फर्स्ट डायग्राम ग्राउंड के ऑब्जर्वेशन में और ये रिवर्स बस इनिशियली रेस्ट पर थी और इसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया था विद एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पर्सन ने इधर v की वेलोसिटी से दौड़ना स्टार्ट कर दिया था। अब इसकी मिनिमम वेलोसिटी बतानी है सच दैट ये पर्सन बस को कैच कर ले। तो सबसे पहले हम रिलेटिव ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं बस के ऊपर बैठ करके। तो जैसे ही बस के ऊपर बैठेंगे ये हो गया रिलेटिव ऑब्जर्वेशन का डायग्राम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन करते वक्त बस की सारी चीजें पर्सन को ट्रांसफर हो जाएंगी अपोजिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी तो है नहीं तो वेलोसिटी तो जो है वही रहेगी यानी v रहेगी। तो ये v इसकी इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी होगी जिससे उसने दौड़ना स्टार्ट किया। a इसको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा तो ये a इसका रिटार्डेशन बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बस से बैठा हुआ पर्सन ये देखेगा कि ये पर्सन आगे की तरफ आ रहा है बट a पीछे होने की वजह से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। अब इसमें इसको बस को आकर के कैच कर लेना है, मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। तो ये बस को तब कैच कर पाएगा ना जब यहाँ बस तक पहुंचने पर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। इसका प्रैक्टिकली मतलब ये हुआ, ग्राउंड से देखने पर मतलब ये हुआ कि जब ये पर्सन दौड़ेगा तो ये दौड़ करके बस को तब कैच करेगा जब इसकी वेलोसिटी और बस की वेलोसिटी सेम होगी और जैसे ये सेम होगी जाकर के बस में जंप कर जाएगा। रिलेटिव ऑब्जर्वेशन में देखोगे तो यहाँ पर आकर के वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये रहा कि रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये रहा कि दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो अब हम इसको रिलेटिव ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमें पता है इसने 45 मीटर का कवर करना है और यहाँ पहुंचने पर जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। तो मैं यूज कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन u स्क्वायर प्लस 2as फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसमें सारे टर्म रिलेटिव के हैं तो रिलेटिव लगा लेते हैं, ये रिलेटिव s रिलेटिव। तो v रिलेटिव का वैल्यू तो हो गया 0, u रिलेटिव की जगह हमारे पास आ गया v स्क्वायर जो कि हमें फाइंड आउट करना है प्लस 2 a रिलेटिव। अब a का डायरेक्शन पीछे की तरफ है, वेलोसिटी के अपोजिट है, माइनस साइन के साथ इसको रखते हैं तो -2.5 और s रिलेटिव की जगह हमारे पास 45 आ गया। तो ये बन गया 5। तो v स्क्वायर की वैल्यू होगी 5 इंटू
45, ठीक है ना। और इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 25 और 225, ठीक है ना। तो v का वैल्यू आ गया हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड। तो अगर वो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से दौड़ना शुरू करेगा तो रिलेटिव ऑब्जर्वेशन में ये वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और यहाँ पहुंचने पर उसकी फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी और वो बस को कैच कर लेगा। ग्राउंड से देखेंगे तो 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ने पर, आगे चलने पर जब बस की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड होगी और पर्सन की ऑलरेडी 15 है, तो उस वक्त वो जाकर के बस के अंदर बैठ जाएगा। तो ये था आपका एक रिलेटिव का अच्छा प्रॉब्लम, 6 प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा इसमें, अब क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 7th वाला प्रॉब्लम ये कह रहा है, ये प्रॉब्लम अच्छा खासा ट्विस्टेड प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कह रहा है पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX। तो एक स्ट्रेट लाइन OX के अलोंग पार्टिकल चलना शुरू कर देता है। एट टाइम t द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम O यानी ओरिजिन से डिस्टेंस पार्टिकल का इस तरीके से गिवन है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो हमें O से पता करना है कि पार्टिकल यानी 0 से पता करना है, ओरिजिन से पता करना है। तो ये जगह है x = 0, ठीक है ना। और पार्टिकल की इक्वेशन हमें दे रखी है x = 40 + 12t - t क्यूब। अब हमें पता करके ये देना है कि हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल, कितना पार्टिकल चलेगा जब वो रेस्ट पर आएगा। अब रेस्ट पर लाने के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी 0 करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले वेलोसिटी निकालो बाय यूजिंग dx/dt और उसको 0 पुट कर दो। तो dx/dt करोगे तो ये तो 40 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, ये बनेगा 12, t का 1 हो जाएगा, -3t² = 0। तो 12 = 3t² और t² की वैल्यू आ गई 4 और t की वैल्यू आ गई 2 सेकंड। मतलब एट टाइम 2 सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी और इस जगह पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अब हमें पता करना है कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया O से यानी ओरिजिन से। तो यहां से ये दूरी कितनी कवर किया। तो सबसे पहले 2 सेकंड पर हम इसकी पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोजीशन एट t = 2 सेकंड, ये हमारे पास आ गई 40 + 24 - 8 और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 56 मीटर। तो अब हमें पता करना है 0 से, तो 0 से यहां तक की दूरी जो हो गई वो 56 मीटर हो गई। अब बहुत ट्विस्टेड क्या था, बहुत से बच्चे क्या करते हैं वो t = 0 पुट कर देते हैं। तो एग्जामिनर ने t = 0 से नहीं पूछा, उसने ओरिजिन से पूछा है, x = 0 से पूछा है। अगर t, ये क्वेश्चन ध्यान से समझना आप, अगर t = 0 से पूछा होता तो ये आंसर हमारा 56 नहीं आता। तब हमें क्या करना पड़ता, t = 0 पर इसकी पोजीशन निकालनी पड़ती जो कि 40 हो जाती और t = 2 सेकंड पर इसकी 56 मीटर हो गई। दोनों का सब्ट्रैक्शन करते आंसर 16 मीटर आता। तो बहुत संभाल करके ये क्वेश्चन पढ़ना है कि t = 0 से t = 2 के बीच का पूछा है या ओरिजिन से उस जगह के बीच का पूछा है डायरेक्शन चेंज हुई है। तो एग्जामिनर ने ओरिजिन से पूछा, तो फाइनली आंसर हमारे डिस्टेंस का आ जाएगा 56 मीटर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत से बच्चों का ये इसलिए गलत हुआ होगा क्योंकि उन्होंने डी ऑप्शन टिक कर दिया होगा 16 मीटर वाला। ये आपकी इसमें एरर थी, ये क्वेश्चन ट्विस्टेड क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। 8th प्रॉब्लम ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन 0। तो जब ST ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन 0 होगा। तो उस हिसाब से आप देखोगे स्ट्रेट लाइन फर्स्ट है, स्ट्रेट लाइन थर्ड है, स्ट्रेट लाइन फोर्थ भी है। अब थर्ड और फोर्थ को, सेकंड तो है ही नहीं, तो थर्ड और फोर्थ को डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वाले ग्राफ के अंदर यहाँ पर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी अपना यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर रही है, इसलिए मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब पार्टिकल ही नहीं चल रहा, तो फिर मोशन यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सिर्फ ए करेक्ट है। तो ये आपका एक सिंपल थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम एक अच्छा प्रॉब्लम है और इस तरीके का प्रॉब्लम आपको करना आना चाहिए, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। अ पार्टिकल मूव along a straight line such that its position at any time t is given by 6t² - t क्यूब। तो हमें पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है और ये पोजीशन है 6t² - t क्यूब। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑप्शन इज करेक्ट और ऑप्शंस में हमें दे रखा है एट t = 0 एक्सेलरेशन इज 12, xt ग्राफ इज मैक्सिमम। तो अब हमें ये भी पता करना है एक्सेलरेशन कितना होगा और हमें ये भी पता करना है मैक्सिमम किस जगह पर होगा। तो देखो बेटा, कोई भी चीज मैक्सिमम कब होती है, जब उसका डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो, ठीक है ना। ये हमारा मैक्सिमम मिनिमम का बेसिक कंसेप्ट है। तो x का डबल डिफरेंशिएशन तो a होता है, तो a अगर नेगेटिव हो गया उस पर्टिकुलर टाइम पर तो इसका मतलब x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, लाइन से इसको डिफरेंशिएट करते जाते हैं। तो dx/dt दैट मींस वेलोसिटी का वैल्यू हमारे पास आ गया 12t - 3t²। एक और बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो गया इसका डबल डिफरेंशिएशन d2x/dt² जो कि a के इक्वल हो गया। आंसर आ गया 12 - 60। अब सबसे पहले तो बोल रहे हैं t = 0 पर एक्सेलरेशन इज 12, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो एट t = 0 a का वैल्यू, तो जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अच्छा आगे देखते हैं, खाली फर्स्ट टिक करके हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ ये दे रखे ना 1 और 2, तो मतलब हमें ऑप्शन और भी वेरीफाई करना पड़ेगा 2 वाला करेक्ट है या फॉल्स है। ओके, xt कर्व हैज मैक्सिमम एट 4 सेकंड। तो मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t की जगह 4 हम इसमें पुट कर देते हैं। अगर ये डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ गया तो दैट मींस x की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम के लिए डबल डिफरेंशिएशन
दैट मीन्स ए की वैल्यू हम t इक्वल टू 4 सेकंड पर वेरीफाई कर लेते हैं कि कितनी आ रही है, तो वो आ गई 12 माइनस 24 और आंसर मेरा माइनस 12 विच इज लेस देन 0। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव है इसका मतलब एक्स टी का वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स टी कर्व इज मैक्सिमम एट t इक्वल्स टू 4। तो t इक्वल्स टू 4 सेकंड पर xt की वैल्यू मैक्सिमम है, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट है। तो इसलिए अब हम ना ये टिक करेंगे ना ये टिक करेंगे, हमारा आंसर जाएगा डी वाला कि बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम और भी ज्यादा अच्छा है इसको भी आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है ना, और ये आपके बहुत काम आएगा। इसमें बोला है a bee flies a line from a point A to point B in 4 सेकंड। तो 4 सेकंड तक एक बी फ्लाई करती है। वेलोसिटी इज गिवन बाय मॉड ऑफ t माइनस 2। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इन मीटर। तो वेलोसिटी हमें दे रखी है मॉड t माइनस 2। अब पहले मॉड का मतलब समझना बड़ा जरूरी है। मॉड फंक्शन का मतलब होता है कि मॉड किसी भी चीज को पॉजिटिव कर देता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, बेसिक मैथमेटिक्स है फिर से। अगर t की वैल्यू 2 सेकंड से कम हो, ठीक है ना, तो 2 सेकंड से कम होने पर ये पर्टिकुलर टर्म नेगेटिव होगा और हमें पॉजिटिव करने के लिए एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाना पड़ेगा। और t की वैल्यू 2 सेकंड से ज्यादा होने पर ये टर्म पॉजिटिव ही होगा और हमें कोई नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जब भी हम मॉड फंक्शन को हटाते हैं तो हम दोनों इस्तेमाल कर लेते हैं प्लस और माइनस, t माइनस 2। बट हम डिफाइन करते हैं कि माइनस कब है और प्लस कब है। तो वेलोसिटी की वैल्यू माइनस ऑफ t माइनस 2 ये तब होगा जब t की वैल्यू लेस देन 2 सेकंड होगी, लेस देन और इक्वल टू 2 सेकंड। तो 2 सेकंड से अगर वैल्यू कम मिलती है तो फिर इसका मतलब ये रहा कि जैसे 2 सेकंड से कम टाइम होता है तो लेट अस से दैट 1 सेकंड हमने इसमें पुट किया तो ये हुआ -1, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो वेलोसिटी मिल जाएगी प्लस, क्योंकि मॉड फंक्शन किसी भी चीज को नेगेटिव नहीं रहने देता। अच्छा, अब सिमिलरली t माइनस 2, पॉजिटिव t माइनस 2 ये हम तब यूज करेंगे जब t इज ग्रेटर दैन 2 सेकंड। तो 2 सेकंड से ज्यादा होने पर ये मॉड फंक्शन उस रिजल्ट को ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रखेगा। अब 3 सेकंड पुट करके देख लो, ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ध्यान रखना, अच्छी तरह नोट कर लेना, मॉड हटाने पर प्लस माइनस लगेगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट से कम होने पर नेगेटिव साइन आएगा, बड़ा होने पर पॉजिटिव आएगा। अब हमें करना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा और हम वीटी ग्राफ के एरिया से डिस्टेंस निकालेंगे। तो अब वीटी ग्राफ कैसे बनाओगे, बड़ा सिंपल है, ध्यान देना। तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड, ये वो पॉइंट है जिस जगह पर वेलोसिटी पॉजिटिव से वेलोसिटी या फिर ऐसे बोला जाए ये मॉड फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, अब t लेस देन 2 सेकंड यानी 0 से 2 सेकंड के बीच में आप देखोगे ये इक्वेशन बन जाएगी v इक्वल्स टू माइनस टी प्लस 2, दैट मींस डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है, प्लस t माइनस 2 पर इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान रखना, मॉड फंक्शन का ग्राफ हमेशा v शेप का रहता है, विक्ट्री, ठीक है ना, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हो। तो मॉड फंक्शन विक्ट्री, विक्ट्री का सिंबल अच्छी तरह ध्यान रखना, ठीक है ना, किस जगह पर विक्ट्री होगी, जिस जगह पर ये v 0 होगा। लेट अस से दैट ये होता है t माइनस 4, तो 4 सेकंड पे जाके विक्ट्री बना देते हैं, v का सिंबल बना देते हैं। तो v का सिंबल इस तरीके से आप ड्रॉ कर दो, ये विक्ट्री का सिंबल होगा, आप हारोगे नहीं। अच्छा, अब क्योंकि b ने फ्लाई किया 0 से 4 सेकंड के बीच में, अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस हो जाएगा ये एरिया, ठीक है ना, बट इस एरिया में एक दिक्कत है, हमें ये पॉइंट नहीं पता। तो जब तक हम ये पॉइंट नहीं पता करेंगे हमारा एरिया कैलकुलेट नहीं पाएगा। तो है ना, बहुत बढ़िया सा प्रॉब्लम आपके लिए, और मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों को डाउट होगा और क्लियर हो गया होगा। अब हमें ये पॉइंट निकालना है, कैसे निकालोगे, तो ये वो जगह है जो t इक्वल टू 0 सेकंड पर है। तो किसमें पुट करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें पुट करेंगे, क्योंकि लेस देन 2 सेकंड का फंक्शन है। तो t इक्वल टू 0 पुट करते ही हमें v की वैल्यू पता चल जाएगी 2 सेकंड। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर v की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड। ओके, अब आप एरिया बहुत आराम से निकाल सकते हो। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया, और एरिया हम जितना ये ट्रायंगल है उतना ये ट्रायंगल है, दैट मींस हम डबल कर देते हैं, डबल ऑफ हाफ, बेस हो गया हमारे पास 2 एंड हाइट हमारे पास 2 होगी। तो फाइनली आंसर आ गया 4 मीटर। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमारा आंसर 4 मीटर आ रहा है, यानी बी ने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ आ गया होगा, और ट्रिक अच्छी तरह ध्यान रखना, मॉड फंक्शन वेक्टरी, ठीक है ना। चलते हैं आगे। अब ये प्रॉब्लम आपका बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, आसान सा एरिया का ग्राफ है, मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों का हो गया होगा, दिक्कत नहीं आई होगी। ये बोल रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल व्हेन देयर इज नॉन जीरो एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। अब नॉन जीरो, तो चेक करो, यहाँ पर वीटी ग्राफ का स्लोप 0 है, यहाँ पर 0 है, तो दैट मींस ये एक्सेलरेशन 0 है, ये एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इधर एक्सेलरेशन है इधर रिटार्डेशन है। तो जहाँ नॉन जीरो हमें वहाँ से वहाँ के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो वो हो जाएगा ये एरिया। अब ये एरिया आप आराम से कैलकुलेट कर लोगे। तो मैं इसमें इसको ब्रेक कर सकते हो, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो ट्रेपेजियन मान लो, 2 ट्रेपेजियन से कर लो, जैसे मर्जी वैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो पहले ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस हो गया, ये गैप हो गया 50 माइनस 30 दैट मींस 20 इनटू हाइट हमारे पास आ गई 5 माइनस 2 विच इज 3, ठीक है ना। तो ये तो हो गया ट्रायंगल का एरिया, प्लस साथ में रेक्टेंगल का एरिया, ये हो गया हमारे पास एक कॉल, ये जो गैप है ये 1 का है, तो 1 इंटू 20। तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है 30 प्लस 20 दैट मीन्स आंसर आ गया 50 मीटर। तो नॉन जीरो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में जो हमारा आंसर आया वो 50 मीटर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम नंबर 12।
ये बोल रहा है पार्टिकल कवर्स 4 मीटर 6 मीटर 7 मीटर एंड 6 मीटर एंड 7 मीटर इन थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड्स एंड 6 सेकंड रिस्पेक्टिवली। द पार्टिकल स्टार्ट्स विद, तो हमें पता करना है पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा होगा। देखो हम जो इक्वेशन लगाते हैं, जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए लगाते हैं, तो हम बिल्कुल वैसे ही चलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ही इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर वेरीफाई करना मैं आपको सिखा दूंगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा या नहीं होगा, ध्यान से देखना। तो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकंड की इक्वेशन होगी u प्लस हाफ ए 2n-1। अब मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा या नहीं होगा उसकी पहचान अभी आपको जैसे ही मैं इस सवाल को सॉल्व करूंगा 2 स्टेप में, उसके बाद आपको पता चल जाएगी, और वही मेथड आप आगे किसी भी प्रॉब्लम में यूज करना। देखो सबसे पहले मान के चल लेते हैं मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो ये इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है ना। उस हिसाब से इन दोनों के लिए हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर, u हमें पता नहीं, प्लस हाफ ए, अच्छा कौन से सेकंड की बात चल रही है, थर्ड सेकंड, तो n की जगह 3 2 6 -1 विच इज 5। इक्वेशन बन गई हमारे पास u प्लस 5/2a, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, ये मानते हुए कि मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अच्छा अब दूसरी इक्वेशन बिल्डअप करते हैं। दूसरे में डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, तो हमने 5 डाला, u प्लस हाफ ए 2n-1, 2n-1 करोगे 4 2 8 -1, 8 -1 दैट मीन्स 7 बचा, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 5 इक्वल्स टू u प्लस 7/2a, ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों से u और a की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो a आ जाएगा, पुट कर दोगे तो u आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इधर बचा 1, u से u कैंसिल हो गया, 7 - 5 विच इज 2, 2/2 इज 1, 1 into a, दैट मीन्स a का वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब हम u का वैल्यू नहीं, ये गारंटी नहीं है कि जो हमने किया वो सही आया, ये हमने माना है, ठीक है, हमने अज्यूम किया है, वी हैव अज्यूम्ड दैट मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि हमारा अजम्पशन करेक्ट है। आप कैसे करेंगे वो सुनो। a की वैल्यू 1 आ गई, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में कर लो, तो 4 इक्वल्स टू u प्लस 5/2, इसको उधर ले जाओ तो u इक्वल्स टू 8 - 5, दैट मीन्स ये आ गया 3/2। अब अगर हमारा अजम्पशन सही है तो आगे के ये जो डेटा है, ठीक है ना, दैट मीन्स 6 मीटर और 7 मीटर, ये पुट करने पर आ जाने चाहिए। तो ये इसकी पहचान होती है कि हमने जो अजम्पशन लिया है वो अगले में जब हम पुट करेंगे तो हमें वही आंसर देगा। तो अब हम एस एन एच की वैल्यू निकालते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग दीज u एंड a। ये प्रूव कर देगा कि जो अगले सेकंड में हम निकालने वाले हैं वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे नेक्स्ट सेकंड है 5th सेकंड, तो u प्लस हाफ ए 2n-1, तो 5th सेकंड, तो 5 to 10-1 विच इज 9। u और a सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से s की वैल्यू आ गई, अगर वो s की वैल्यू 6 मीटर आ गई दैट मीन्स हमारा आंसर सही है। सब चेक करते हैं, u की जगह आ गया 3/2, हाफ, a की जगह 1 into 9, तो 9 और 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6 मीटर। तो दैट मीन्स हमारा अजम्पशन पूरी तरीके से सही है, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो 5th सेकंड में आ रहा है वो 6 मीटर आ रहा है। इसका मतलब पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी 3/2 है। अब आप ऑप्शन में लाओ, तो with initial non-zero velocity and moves with uniform acceleration, that means option number A करेक्ट हो गया। तो ये भी एक अच्छा सवाल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ये बोल रहा है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ पार्टिकल इन टाइम t मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द टाइम एक्सिस आफ्टर 2 सेकंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो पहले था 30 डिग्री पर, अब हो गया 60 डिग्री पर। तो पहले की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, वो हम इसके स्लोप से निकालेंगे विच इज 1045, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड, ओके। और फाइनल वेलोसिटी वो हम फाइनल स्लोप से निकालेंगे विच इज 1060 डिग्री, और 1060 डिग्री हो गया √3 मीटर पर सेकंड। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब एवरेज एक्सेलरेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो एवरेज का वैल्यू हो गया चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया √3 - 1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल आपको 2 सेकंड का दे रखा है, तो ये 2 आ गया, और फाइनल आंसर हमारा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब आप ऑप्शन में लाओ √3 - 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब चलते हैं 14th पर। तो ये रहा 14 प्रॉब्लम। ये बोल रहा है 2 बॉल्स, ये आपका थ्योरी बेस्ड है, आसान सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। 2 balls of same size but the density of one is greater than that of other are dropped from same height, then which ball will reach the ground first, air resistance is negligible। तो आपको पता हो, तो जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो फ्री फॉल की जो हमारी इक्वेशन रहती है h की, वो रहती है हाफ g/2। ये एक्सेलरेशन, ये जो इक्वेशन है फ्री फॉल की, ये ना मास के ऊपर डिपेंड कर रही है ना डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका डेंसिटी और मास से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों बॉल्स जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, सेम टाइम में ही आकर के नीचे गिरेंगी, गिवन उनका फ्री फॉल का हाइट सेम हो। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो will reach, which ball will reach the earth first, so both ball will reach simultaneously and this time is independent of density of object। next problem लेते हैं। ये है हमारा 15th प्रॉब्लम, ए सेक्शन का लास्ट प्रॉब्लम है। इसके बाद हम देखेंगे 16 से 30। तो 15th प्रॉब्लम आसान प्रॉब्लम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दे रखा है ना, और ये बोल रहा है देन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। तो कैसे निकालते हो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट भी बताता है, डिस्टेंस भी बताता है। एरिया अगर साइन के साथ लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और सीधे सीधे मैग्नीट्यूड वाइज ऐड किया जाए तो हमें डिस्टेंस दे देगा। तो जैसे ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया, तो विद प्रॉपर साइन लोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। पॉजिटिव 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 करके ऐड करोगे तो आपको डिस्टेंस मिल गया। तो सिंपल सा है, आप आराम से कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया
ये A1 ले लो और इसको A2 कर लो और इसको A3 कर लो, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया A1 माइनस A2 प्लस A3। ठीक है, अब A1 आप निकाल लोगे, रेक्टेंगल है सिंपल, लेंथ इनटू विड्थ, तो 2 इंटू 4 विच इज 8 माइनस A2 हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 विच इज 4। A3 आप निकालोगे तो ये हो गया हमारे पास 2 एंड 2 विच इज 4, तो 4 से 4 वाला पार्ट कैंसिल हुआ, आंसर हमारे पास आ गया 8। ठीक है ना, तो 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। नाउ डिस्टेंस में अब आपको कुछ नहीं करना, बस एरिया विद मैग्नीट्यूड लेना है, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 और फाइनल आंसर अब आप इसको ऐड कर लो, 8 और 4 12 और 4 16 मीटर। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 8 मीटर 16 मीटर दैट मीन्स ए करेक्ट हो गया। तो ये थे आपके 1 to 15 तक के सॉल्यूशन। अब आप देखना 16 से 30 तक के सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच।